बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगांवकर जी, अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। ब्रेक से पहले इमरान खान की बात हुई। 72 घंटे की डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान की सरकार को, उनकी पार्टी की तरफ से कि इमरान दिखाओ, नहीं तो फिर आप सड़कों पर नजारा देखो। और इसके अलावा अफगानिस्तान के एक बार फिर बड़ी ताकतों के घुसने की भूमिका तैयार की जा रही है। क्या ट्रंप एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर सक्रिय करना चाहते हैं अपनी सेना को? इसकी बात भी हमने की। लेकिन पाकिस्तान जो पता नहीं क्यों बड़ी ताकतें जब खेल खेलती हैं तो उसके बीच में कूद कूद कर बड़ा होशियार समझता है अपने आप को। उसकी हैसियत दुनिया उसको दिखाती है लेकिन उसको पता नहीं चलती। पाकिस्तान और यूएई वैसे कहते हैं हम बरादर मुल्क हैं, दोनों इस्लामी देश हैं, लेकिन यूएई ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम पर एक किस्म से आप कहे कि उनके चेहरे पर कालिक लगी। पाकिस्तानियों को वीजा देने पर टोटल बैन लगा दिया यूएई ने। यूएई ने कहा कि पाकिस्तानी हमारे यहां आते हैं कुछ कहकर, काम करने का बहाना करके आते हैं और हमारे यहां आके फिर भीख मांगते हैं, भिखारी बन जाते हैं, अपराध भी करते हैं। इसीलिए अब हम किसी पाकिस्तानी को वीजा नहीं देंगे। इससे पहले इसी साल जुलाई में शुरुआत में पाकिस्तानियों के वीजे अचानक यूएई ने रोक दिए थे। तो पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने 11 जुलाई को यूएई के होम मिनिस्टर से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप थोड़ी छूट दीजिए हमको। फिर अप्रैल में उससे पहले यूएई के राजदूत ने ऐलान किया था कि समस्या अब नहीं है और हम पाकिस्तानियों को 5 साल का वीजा देंगे। लेकिन अभी मैं खबर पढ़ रहा हूं ये, और इसमें जो है ये बताया गया है कि जो इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने अपनी एक पार्लियामेंट्री कमेटी को यह जानकारी दी है, अभी कल ही थर्सडे को, माफ कीजिएगा, कि यूएई ने हम पर वीजा बैन लगा दिया है। इनके इंटीरियर सेक्रेटरी हैं सलमान चौधरी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को यह बताया है कि बोथ सऊदी एंड यूएई हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ इंपोजिंग अ बैन ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई तो हमारे पासपोर्ट पर बैन लगाने वाले थे। इसका अंतर समझा देंगे अभी विजय जी आपको कि पासपोर्ट बैन और वीजा बैन में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने कहा कि वो तो पासपोर्ट बैन करने वाले थे दोनों देश, लेकिन उन्होंने अभी यूएई ने वीजा बैन किया है, पासपोर्ट बैन करने से हमने उनको रोक लिया है। फिर उन्होंने कहा कि अब यूएई फिलहाल केवल ब्लू जो है इशूइंग वीजास टू ब्लू एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स। ब्लू पासपोर्ट जो होता है वो सरकारी अधिकारी के लिए होता है पाकिस्तान में, और जो दूसरा पासपोर्ट होगा वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको, यानी सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट, केवल इनको वीजा देगा पाकिस्तान के। बाकी जो हरा पासपोर्ट लेके चलते हैं आम पाकिस्तानी, उनको किसी को जो है वो वीजा नहीं देने वाला। और अंत में उन्होंने वजह भी अपनी पार्लियामेंट को खुद बताई। इन्होंने बताया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जनवरी में बताया गया था कि यूएई का वीजा जो है वो अनऑफिशियली क्लोज कर दिया गया है बिकॉज of UAE concerns that Pakistanis traveling on visit visas were engaging in begging rather than legitimate work. ये वहां जाकर भीख मांगते हैं बजाय के काम करने के। ये पाकिस्तान की सरकार अपनी संसद को ऑफिशियली जानकारी दे रही है, ये किसी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है कि हम किसी ने कही और किसी ने बताई। ये पाकिस्तान की सरकार ने पार्लियामेंट को बताया है। ये तो हालत है इस देश की। और अभी हमने कहानी कुर्सी की में पिछले एक दो हफ्ते में आपको वो खबरें भी दिखाई जब इनके ऊपर कतर जैसे देशों ने यह पाबंदी लगाई कि किसी खास ग्रेड के सरकारी आदमी से सर्टिफिकेट लेकर के आओ कि तुम हमारे यहाँ आओगे। सर वो आप तो फ्लाइट देख रहे थे ना, जिसमें फ्लाइट में भी रिपोर्ट कर रहे थे, तो वो स्थिति। हाँ सर, ये नहीं, पासपोर्ट बैन और वीजा बैन में अंतर क्या है? पासपोर्ट वीजा बैन तो मतलब जो लोग इंडिविजुअल ले रहे हैं, पासपोर्ट बैन का मतलब तो पूरे देश के लिए एक बड़ी बात होगी ना। वीजा बैन में तो फिर भी आप इंडिविजुअल तौर पर ये कह सकते हो कि इन लोगों को हम वीजा बैन कर रहे हैं, कुछ लोगों को रोका जा सकता है और उसको छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन पासपोर्ट बैन तो एक तरह से देश पर ही कालिक हो गई। तो ये तो कह रहा है उनका इंटीरियर सेक्रेटरी, ये तो पासपोर्ट यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन करने वाले। लेकिन ये यूएई को और इनको सऊदी को नहीं पता कि भाई मुनीर साहब ने बताया कि 2 नेशन थ्योरी में मुसलमान भाई होता है। नहीं, मैं तो बल्कि सौरभ जी आपको एक बात कहना चाह रहा था इसमें कि ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि आप धर्म के नाम पर जो भी वही बात इसीलिए मैंने कहा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राज्य है और राज्य के जो नागरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा है, उससे बड़ा कुछ मुद्दा नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी ये बता दें आपको कि हमारी ही तरह लाखों पाकिस्तानी जो हैं
वो इन देशों में जाके काम करते हैं, खासकर सऊदी अरब, कतर और यूएई में। सर इंडिया का तो बहुत डेढ़- बड़ा उसके हिस्से नहीं, economy इनके भी है। मैं कह रहा हूं, आप इनके भी इंडिया और बहुत पाकि- नहीं, लेकिन ऐसे मत जोड़िए ना। अच्छा, मैं जोड़ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी मतलब लाखों पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ा है। पर इनका इनके- बहुत ट्रैवल है। बहुत ट्रैवल। ट्रैवल है, 1.5 करोड़ से ज्यादा के आसपास यहाँ पर पाकिस्तानी हैं। जो मुझे सूचना मिल पाई उसमें यह है कि ना ही सिर्फ ये भीख मांगने का तो एक आधार है, इसके अलावा ड्रग के रैकेट्स वहां चल रहे हैं, Criminal activities का। वायलेंस वहां ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी राज्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले तवज्जो देगा, धर्म के नाम पर कितना बर्दाश्त आप करता नीति रहेगा? प्रोग्राम में एक दिन हमने दिखाया कि इनका वो होम मिनिस्टर जो है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, वो गया एयरपोर्ट में और वैलिड वीजा जिनके पास है उनको ऑफलोड करा रहा है जहाज से और चढ़ने नहीं दे रहा है कि नहीं तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम वहां जाके गलत काम करो। वो उसी का सर और वही- उनका अफसर उसको बोल रहा है कि नहीं सर देखो इसका वीजा वैलिड है, लेकिन वो पूछता है क्या काम करेगा तू, वहां जाके बोलता है ट्रक चलाऊंगा। पहले कभी चलाया? कहता नहीं। नहीं, वो इसका मतलब सर इसका मतलब ये फिर वो ट्रेनिंग भी अफसर वही। कह रहा है कि सर ये ऐसे ही करते हैं, ये वहां जाएंगे और फिर वो कतर वगैरह वो हमको दोष देंगे। सर इसका मतलब है कि वो यूएई ने पहले वार्न किया होगा कि भाई ये ऐसा ऐसा चल रहा है, आप इसको देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसका नज़ारा हम वहां देख रहे थे। अब वो नहीं हुआ तब उन्होंने ये सर नेक्स्ट सऊदी स्टेप अरब लिया। ने में क्या आप कई बार ऐसे वीडियो आते हैं कि वहाँ के पुलिस जो है पाकिस्तानियों को मक्का मदीना में भीख मांगते पीट रही है, भगा रही है, खदेड़ रही है, और महिलाएं पुरुष हैं। 4700 भिखमंगों को उठा करके पाकिस्तान सऊदी अरब ने भेज दिया था कि भैया ये चलेगा नहीं। तो जाहिर है सरकार से लगातार बातचीत होती रही है। वही कह रहा हूं। पाकिस्तान की एक हीरोइन की जो वायरल हुई थी पहले वीडियो, वो बताता था कि हमारी क्या हैसियत है, मैं महिला हूं, मेरे पासपोर्ट के बावजूद मुझे कपड़ा खोलकर देखा जाता है, मैं अपने सामने देखता हूं कि इंडियन पासपोर्ट के आदमी को सीधे जाने हाँ, दिया एक जा रहा statement है। आया। वो वायरल हो गई थी। लेकिन इसमें देखिए सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ, आप सोच लीजिए कि डिफेंस पैक्ट तो आपने अमेरिका के कहने पर कर दिया है, लेकिन वो सऊदी इज्जत कितनी पाकिस्तान का कर रहा है। और ये आपने अच्छी बात जोड़ दी, तो ये बहुत आप बढ़िया बात। वो समझिए। यूएई हाँ। के फेवर का था सर, वो नहीं। पाकिस्तान से उसमें कोई अगर फेवर फिर भी नहीं था। ये नहीं, बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सर कह रहे तो हैं इसीलिए अभी कह रहा सऊदी अरब के साथ हुई डिफेंस डील कि पाकिस्तान रक्षा करेगा और दोनों एक दूसरे की बचाव के लिए आएंगे, किसी तीसरे देश ने हमला किया तो हाँ, लेकिन पाकिस्तान वालों तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मानेंगे हम। नहीं, उसका इतना मतलब ही था नहीं कि है, जो कई पाकिस्तान बार जो के लोगों इनके- को वो मरने के नहीं, लिए आर्मी तैयार चीफ कर रहा है। विजय जी, उसका आर्मी मतलब चीफ जब UAE के रिटायर फेवर होते का हैं, फैसला है वो। आर्मी चीफ जो रिटायर होते हैं तो ये इन देशों के सऊदी अरब वगैरह के वो चीफ जो है सिक्योरिटी एडवाइजर हो जाते हैं वहाँ, और वहाँ वो जाकर के यहीं की सेना वहाँ जाके काम करती है। इतना है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, इसके बावजूद ये हो रहा है। और ये मत भूलिए कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, एक जहाज से गए थे अमेरिका और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोला, तो संयुक्त अरब के जो प्रिंस है उन्होंने कहा कि तुमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों बोला है, हमारा जहाज छोड़ो, और इमरान खान को प्राइवेट जहाज से वापस आना ये पड़ा। हुआ था। ये घटना सब भी हुई सर है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं बता दूं, पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर एक पत्रकार का दावा मैं आपको बता रहा हूं कि मंगलवार को जो है अडयाला जेल पर हमला हो सकता है, जेल ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, हजारों की भीड़ को जेल के बाहर जुटाने के प्रयास किए जाएंगे और वो भीड़ जेल पर धावा करेगी। ऐसा इनपुट वहां की सरकार को मिला है, पाकिस्तान की पंजाब की इस प्रांत की सरकार को मिला है। मतलब जो ये तैयारी कर रही है इमरान खान की पार्टी कि हम मंगलवार को जो 72 घंटे की डेडलाइन पूरी हो जाएगी तो जेल के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सरकार ये कह रही है कि हमारे पास इनपुट ये है कि ये आकर जेल तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अब एक संघर्ष की भूमिका तैयार हो गई है। 26 नवंबर को भी पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने गोली चलाई थी और जो मुरीदके की बात उन्होंने भी की, तहरीक लब्बैक के ऊपर भी गोलियां चलाईं, जिसमें कितने लोग मर गए यही आंकड़ा नहीं है। समीर जी, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि ये पाकिस्तान की सेना और सरकार ने भूमिका तैयार की है कि मंगलवार को अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की पार्टी के लोगों पर लाठी गोली चले। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है इस पूरे के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना जिम्मेदार है। भाई उनकी मांग क्या है? इमरान खान की बहन तो सिर्फ इतना कह रही है ना कि मुझे भाई से मिलने दो, मेरे पास कोर्ट की परमिशन है। आप मिलना नहीं देना चाह सकते, आप उसका एक फोटो दिखाना नहीं चाह सकते, आप उसका वीडियो नहीं जारी कर रहे, आप उनके वकील को भेज दीजिए, उनकी बहन को भेज दीजिए। लेकिन जिस तरीके से अड़ियल रुख अख्तियार कर रही है पाकिस्तान की सरकार ने और सेना ने, और इमरान खान का ना फोटो जारी कर रहे हैं ना कोई वीडियो जारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है। और अब क्या करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता यही तो करेंगे ना कि जब आप नहीं दिखाओगे तो वो जेल पर धावा बोलेंगे, बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, सेना गोली चलाएगी, लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान की सेना यही चाहती है कि अपने लोगों को कैसे मारा जाए। बड़ा बवाल होने वाला है। निश्चित रूप से होने
वाला है। और जो खबर आ रही है कि इमरान खान का जो बेटा है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है इस समय, और वो लगातार पाकिस्तान का जो युवा है सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं, उनको वो संगठित कर रहा है। और हो सकता है कि उनका बेटा जिस तरह तो मुहिम चला रहा है सोशल मीडिया पे, आने वाले दिनों में उसका असर पाकिस्तान में दिखेगा और युवाओं का एक बड़ा समूह जेल के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचने वाला है। तो ये देखें, अब यहां से हालात संभालना बिगाड़ना दोनों पाकिस्तान की सेना और सरकार के हाथ। लेकिन आपकी बात जो है ना वो मतलब ज़्यादा बेहतर, मैं ठीक समझ रहा हूँ कि सरकार जो है उस आंदोलन को, उन लोगों को कुचलने के लिए ये एक्सक्यूज काम में ले सकती है। हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, हाँ, तो वो उनको पृष्ठभूमि बनाई जाती है, जिसे आप कह सकते हैं, बैकग्राउंड बनाई जाती है कि अगर आगे हमको ये करना है तो करके रखें। उससे अत्यंतिक कानून पास करने में उनको सुविधा होगी और सारा पावर अपने हाथ में। पहले कह देंगे यहाँ वही वो जो क्या होती है हमारे यहाँ अभी, अब वो धारा बदल गई 144 के लिए, उससे ज्यादा अब तो 360। चलिए सर, देखिए क्या होता है इसमें आगे। और कुछ खबरें जल्दी जल्दी आपको बता दूं मैं, कुछ बड़ी खबरें। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक नेशनल गार्ड के जवानों पर हुए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए ऐलान किया कि अब मैं थर्ड वर्ल्ड के लिए, तीसरी दुनिया के लोगों के लिए किसी भी देश से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक रहा हूं। ट्रंप ने इस फैसले पर उनके इस फैसले का बहुत बड़ा असर होगा। इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो नौकरी, पढ़ाई से या अपने देश के जुल्म से बचने के लिए अमेरिका में शरण मांगते हैं या काम करने के लिए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बाइडेन ने लाखों गैर कानूनी जो एडमिशन्स किए लोगों को वो लेके आए, मैं उन सबको रद्द करूंगा। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बाइडेन ने जितने फैसले लिए थे, ये अच्छा, ये पहले भी आरोप लगाते थे ट्रंप जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे कि जो बाइडेन इस हालत में ही नहीं है कि वो फाइल पर दस्तखत कर सकें, वो इतने बीमार हैं। और एक कोई ऑटो पेन जैसी चीज डिजिटल वो साइन सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर हो जाए अपने आप, क्योंकि सिग्नेचर मैच करना मुश्किल डिजिटल सिग्नेचर या व्हाटएवर। उन्होंने कहा ये सारे ऑटोमेटिक सिग्नेचर कराए गए हैं, ये कोई सिग्नेचर इन फैसलों पर जो बाइडेन का नहीं है, और मैं वो सारे फैसले भी रद्द करूंगा, ये भी इन्होंने कहा है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के व्यक्ति के द्वारा हमला वो हुआ, उसके बाद जो ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने लिखा है कि मैं परमानेंटली पॉज कर रहा हूं सारी माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ी बात है। और मैं ऑटो स्लीप, ये कहते हैं उनको स्लीपी जो, मैं सारे फैसले जो स्लीपी जो बाइडेन ने किए ऑटो पेन से, उनको भी मैं बंद कर रहा हूं। फिर वो ये कहते हैं कि अब एक ही इलाज है अपने देश के हालात सुधारने का, वो है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन, जितने लोग आ गए हैं वहां से तो और बिल्कुल ही नहीं आएंगे, जितने हैं इनको भी उल्टा वापस भेजो। ये काम वो करने जा रहे हैं प्रोफेसर। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ कि ये जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं शब्द पे जा रहा हूं, थर्ड वर्ल्ड। अब वो थर्ड वर्ल्ड तो किसी एक संदर्भ में थर्ड वर्ल्ड हुआ करता था, थर्ड वर्ल्ड का नाम लिया गया था, और मेरे ख्याल से अल्फ्रेड स्वाबी थे एक व्यक्ति जिन्होंने इसका नामांकन किया था। पर वो विकासशील देश को थर्ड वर्ल्ड के रूप में जानते हैं, पर विकासशील देश में भी बहुत तेजी से गति से विकास करने वाले हैं, कुछ बिल्कुल विकास नहीं कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये थर्ड वर्ल्ड क्या कहना चाह रहे हैं एक। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो उनके फर्स्ट टर्म की जो नीतियां थीं, कमोवेश उसी नीतियों का में निरंतरता के रूप में इसको आप देखिए। खास करके उन्होंने 7-8 ऐसे राज्य थे 2000 जब उनका जो पहला टर्म था 17 से 21 में, तो 2000 मेरे ख्याल से 7 ऐसे राज्य थे जिन राज्यों में जो खास करके मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य थे, उन राज्यों में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पहले ये क्लियर कर दें, जब ये कहते हैं हम परमानेंटली पॉजिंग एनी माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड वाली बात तो आपने बता दी, अब ये तो हमको भी गिनने को उसमें लेकिन मैं माइग्रेशन का मतलब क्या, माइग्रेशन जो अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी सीख कर रहा है उसके लिए, जो वहां पर स्थायी नागरिक बनना चाह रहा है वो, या कोई भी जो जाना चाह रहा है किसी भी सिलसिले में। इमिग्रेंट तो इमिग्रेंट है ना, मतलब वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो किसको रोक सकते हैं अपने हिसाब से भी तय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो सेलेक्टिवली देखते हैं, क्योंकि लेबर उनके इससे उनका लॉस भी है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई फायदा हो जाएगा। कुछ सेक्टर्स में तो उनको फायदा हो सकता है, लेकिन जैसे टूरिज्म है। लेकिन एक तो इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध है। अगर एक देश में वीजा पासपोर्ट से कोई जाता है तो इस पर सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय वियना में हस्ताक्षर है। वो केवल शरणार्थियों के लिए कह रहे हैं, वो नहीं, पूरा माइग्रेशन असाइलम सीकर्स के लिए कर बल्कि उनसे ये पूछा कि ये जो गोली चलाया था तो आपके CIA के लिए काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा वो पागल हो गया है। अब उन्होंने उत्तर दिया है, कहा कि आपके CIA के लिए ये काम कर रहा था और इसकी बाकायदा जांच हुई थी, जांच के बाद ये आया था। कह रहे कि एक बड़ा फैसला है, इसका असर काफी दुनिया के हिस्से पर होगा, पड़ेगा।
रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। अच्छा, खबर के ऐसा तो नहीं है कि इनको नहीं पता होगा, इन्होंने कहा ही होगा ऐसा करने के लिए उसको। इन्होंने अपने सबसे करीबी व्यक्ति एंड्री यर्मक उसका इस्तीफा करवा दिया है। मैं कह रहा हूं कि करवाया है, खबर ये छपी है कि उसका इस्तीफा हुआ है। $100 मिलियन के भ्रष्टाचार का मामला है। अब ये जिसका इस्तीफा हुआ एंड्री यर्मक, इसको समझ लीजिए आदमी कौन था। हर वक्त साय की तरीके से इनके साथ रहने वाला, 2019 से इनके लगभग हर फैसले में साझेदार, जंग के बाद से तो खास तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का मुखिया, प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हेड, ये व्यक्ति था। ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था कि जिनीवा में अमेरिका और यूरोप के साथ जितनी भी समझौते पर बातचीत हो रही थी, उस प्रतिनिधि मंडल को यूक्रेन के लीड कर रहा था यही व्यक्ति एंड्री यर्मक। बिल्कुल खासम खास व्यक्ति। और ये युद्ध के बीच में जब बिल्कुल समझौते की बातें फाइनलाइज हो रही हैं, उससे पहले इसके इस्तीफे होने का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि क्या समझौते पर दस्तखत जेलेंस्की नहीं कोई और करेगा? क्या जेलेंस्की का भी इस्तीफा होगा? जेलेंस्की भी जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि पुतिन ने भी जो अभी बड़ी टफ टॉक की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं मौजूदा यूक्रेनी लीडरशिप के साथ किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करूंगा। तो उन्होंने वो नहीं चाहते कि मैं एक मेज पे भी जेलेंस्की के साथ बैठूं। तो क्या अमेरिका इस हद तक जाएगा? वो पुश तो कर ही रहा है जेलेंस्की को कि वो सारी शर्तें मान ले, लेकिन क्या उसमें यह भी शामिल होगा कि जेलेंस्की खुद भी चले जाएं? इनका इस्तीफा जो है एंड्री यर्मक का, उस ओर एक इशारा जरूर कर रहा है समीर जी। निश्चित रूप से चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा होना और भ्रष्टाचार के आरोप में उनका रेड पड़ना ये बता रहा है कि जेलेंस्की के दिन पूरे हो गए हैं यूक्रेन के अंदर। अब उनको पद छोड़ना पड़ेगा, अब उनके लिए बना रहना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो वो राष्ट्रवाद की बात करके रूस से युद्ध करके चुनाव टाल रहे थे और सत्ता में बने हुए थे। जिस तरीके से अमेरिका का दबाव है कि जो 28 सूत्रीय जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वो मांगने का उनका दबाव है, रशिया से वो जिस तरह से लगातार परेशान हो रहे हैं और 20 से 22% रूसी हमले की तस्वीरें आप साथ साथ चला सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद कि भ्रष्टाचार का जो मामला बना है, ऐसा हो नहीं सकता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात की भनक न हो कि इतना बड़ा खेल हो जाए और उनकी नॉलेज में ना हो। उनकी नॉलेज में हो या ना हो, दाग उनके ऊपर भी उड़ेंगे, उंगली उनके ऊपर भी उठेगी। उसका इस्तीफा होना, इसका मतलब यह है कि जेलेंस्की के दिन भी अब पूरे हो चुके हैं यूक्रेन के अंदर। वो या तो इस्तीफा देंगे, और मुझे तो इसकी बात की संभावना लग रही है कि वो इस्तीफा देंगे और उनके लिए कोई एस्केप रास्ता तैयार किया जाएगा। वो किसी और देश में भी शरण ले सकते हैं, क्योंकि अब उनका यूक्रेन में रहना संभव नहीं है। क्योंकि आप अगर वो समझौता मान रहे हो, 20% जमीन आप दे दोगे रशिया को, उसके बाद आप देश में कैसे रहोगे? और इतना लंबा समय युद्ध चला है, उसके बाद जो स्थितियां खराब हुई है यूक्रेन के अंदर, जेलेंस्की को आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जेलेंस्की आने वाले दिनों में देश भी छोड़ सकते हैं। अब उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि जो रशिया कहा था पुतिन ने कि भाई दस्तखत पे मैं साइन करूंगा, लेकिन जेलेंस्की राष्ट्रपति के रूप में साइन नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है अब उसका भी असर होगा। कोई नया व्यक्ति वहां चार्ज संभालेगा। ये व्यक्ति वो है जिसका इस्तीफा हुआ है, जिसने अपने ठीक बात नहीं कहा, चीफ ऑफ स्टाफ और जेलेंस्की के बाद सबसे ताकतवर आदमी यूक्रेन का माना जाता था, सेकंड इन कमांड। उसने एक कभी इंटरव्यू में कहा था कि कोई यूक्रेनी राष्ट्रपति यूक्रेन की जमीन छोड़ ही नहीं सकता, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जेलेंस्की भी चाहें भी तो भी वो ऐसे समझौते पर दस्तखत नहीं कर सकते। वहां वैसे भी मांग ये चल रही है, उनकी एक पार्टी है यूरोपियन सॉलिडारिटी पार्टी, उनकी मांग ये चल रही है कि एक राष्ट्रीय सरकार वहां बन जाए और राष्ट्रीय सरकार में मतलब एक पूरा प्रतिनिधित्व हो जाए, नेशनल गवर्नमेंट। हाँ, और वो समझौता करे। ये देखिए तो बड़ी बात हो जाएगी। का, अमेरिका का, रूस का, सबका खेल चल रहा है ना। अरे सर, आप देखें अब एक बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर विथ लिटिल कंट्रोवर्सी, इसकी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए जो आंकड़ा अचीव किया है वो सबके अनुमान से आगे है। हमारी 2025-26 की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है, 8.2%, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.6% से बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये खबर दुनिया के साथ शेयर की और उन्होंने लिखा कि दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी वृद्धि दर लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यम को दर्शाती है। देखिए, अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहले तो जो कुछ की रिफॉर्म्स अभी सरकार ने किए, खास तौर पर जो इनकम टैक्स में रिलीफ था और उसके बाद जीएसटी की दरों में रिलीफ था, उसका असर देखा जा रहा है, माना जा रहा है और माना जा रहा है कि अगली तिमाही में उसका और ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये, और कुछ और बड़े की रिफॉर्म्स इस पार्लियामेंट के सत्र में इस सरकार और ला सकती है। अभी आपको मालूम है लेबर कोड लागू हुआ है हमारे देश में, वो एक बहुत की रिफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक डेटा आपको इसके साथ और दे देता हूं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग डेटा है कि ये जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है, जो ये बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये देखें, पिछले 4 क्वार्टर की ग्रोथ रेट बता रहा हूं आपको मैं। जुलाई सितंबर 2024 उसकी ग्रोथ रेट थी 5.6%, अक्टूबर दिसंबर 2024 6.4%, जनवरी मार्च 2025 7.4%, अप्रैल जून 2025 7.8%, जुलाई सितंबर 2025 8.2%। 5 तिमाही से भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, 6 तिमाही से, और अपने 8.2 के स्तर पर पहुंची है, जो पिछले कई तिमाहियों में सर्वाधिक है। और इसके साथ हमारी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का अभी जो असेसमेंट आ रहा है वो कि मतलब 25-26 का वो 8% प्लस होना चाहिए। तो ये कई, मुझे तो लग रहा है बहुत वर्षों के बाद ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है, आईएमएफ ने भारत की डेटा क्वालिटी को सी ग्रेड दिया है। सी ग्रेड दिया है। डेटा क्वालिटी मतलब हमारा वो सारा तंत्र जो ये सारे आंकड़े जारी करता है वो कितना विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता को कैटेगरी सी दी गई है। सर, इसमें एक खेल है ये क्योंकि कांग्रेस ने भी ये कहा कि हकीकत तो ये है, तो हकीकत थोड़ी सी और है इसमें। ये बात सही है कि उसने हमारी डेटा को कैटेगरी सी में डाला है आईएमएफ ने, लेकिन वो पिछले साल भी कैटेगरी सी में ही थी। कोई उसने हमको डिग्रेड दोबारा वो नहीं किया, डाउनग्रेड नहीं किया, अपग्रेड भी नहीं किया, डाउनग्रेड भी नहीं किया। और इसमें मैं आपको बता दूं, असल बात जो है, बाकी जानकार लोग और ज्यादा हैं यहां पे, ये इसलिए क्योंकि हमारी जो जीडीपी सीरीज का बेस ईयर है वो 2011-12 या 12-13 है, और अपेक्षा ये की जाती है कि वो बेस ईयर रेलेवेंट ज्यादा नजदीक का हो। और भारत सरकार ने ये कहा हुआ है कि हम उसको बेस ईयर को 22-23 करना चाह रहे हैं, और वो कर दिया जाएगा। और अगले साल फरवरी के बाद से जो आंकड़े जारी होंगे वो कुछ नए आप मतलब कुछ आप कह सकते हैं कुछ नए तरीके से इकट्ठा किए गए आंकड़े होंगे। और उसके ऊपर आईएमएफ ने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा उसको रिव्यू करें, और उस वक्त भारत की ये जो डेटा की विश्वसनीयता है इसका दर्जा बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसमें हमको जल्दबाजी नहीं करके 2-4 महीने इंतजार करना होगा। प्रोफेसर साहब, नहीं, मुझे ठीक ही लग रहा है कि सरकार जाहिर तौर पे चाहेगी कि जैसे जैसे नज़दीक का वो डेटा के आसपास अपना बेस ईयर को करे, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मैं मोटे पिक्चर पर देखता हूँ। और मोटा पिक्चर ये मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस तिमाही में भी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ा है। आप देखेंगे कि पूरे पिछले 3 साल में भी आप देखेंगे तो जो गरीबी दर से लोग हैं, गरीबी रेखा से वो लोग ऊपर उठ रहे हैं। जो परचेजिंग पावर है, जैसे अभी आपने कहा रिफॉर्म्स हुआ, जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद आप देखेंगे कि राज्यों में भी खुशहाली आई है। तो मैं तो मोटे पिक्चर से इसको देखता हूं, और उससे अगर कोलैबोरेट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो गति है वो ठीक है। और ये गति इसलिए भी ठीक है क्योंकि अगर 8%, क्योंकि डेटा तो यही था, इसी डेटा के हिसाब से हमने अपना लक्ष्य तय किया था, और इस लक्ष्य के हिसाब से जो इंटरनल लक्ष्य, एक्सटर्नल की आप छोड़ दीजिए, इंटरनल लक्ष्य हमारा है कि लगातार अगर हम 8% के दर से बढ़ते रहेंगे तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये बात आपने ठीक की कि हमने तो कोई सिस्टम बदला नहीं, हमने नहीं बदला। तो हमारा जो बेस लाइन है, कई वर्षों से जिस तरीके से डेटा जारी कर रहे हैं उसी सिस्टम ने डेटा जारी किया, और उसी फर्क है ना, बेस लाइन का ही तो फर्क होगा ना। बेस लाइन जब 2011-12 रखेंगे तो वहां से जब उसकी ग्रोथ दिखाई देगी तो वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। मैं मान लिया आपकी बात, वो मैंने बताया कि अगले साल उसको बदलने की तैयारी है, लेकिन सर समय भी नहीं, जब जीडीपी 5% आती है कभी तो सब खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है 5% है। दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि 8% भी कम ज्यादा है कि नहीं है, लेकिन वो लगातार बढ़ रही है, ये उसका एक पॉजिटिव साइन है कि अगले तिमाही से ही 2021-22 को आधार बढ़ के जारी करेगा। अगली तिमाही से ही हो रहा है ना, वही राहुल गांधी ने शुरू की नहीं डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी